ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन ये था ना कि क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, ए बी वेक्टर है, पी वेक्टर, बी सी वेक्टर है, क्यू वेक्टर एंड डी ए वेक्टर है, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, तो अभी ये पैरेललोग्राम है ये नहीं है, हमें पता नहीं है, बस इतना पता है कि ये एक क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी। ठीक है। अब यहाँ पे ए बी वेक्टर है, पी वेक्टर, बी सी वेक्टर है, क्यू वेक्टर एंड डी ए वेक्टर है पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। ओके। E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। E जो है BC का मिड पॉइंट है एंड F इज द पॉइंट ऑन DE, और F जो पॉइंट है वो DE के ऊपर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है वो, एंड हमें बोला गया सच दैट DF टू DE, और यहाँ पे F कोई पॉइंट है, तो इस DE का कितना पार्ट उसको मिल रहा है, इस पूरे DE का 4/5 पार्ट इसको मिल रहा है। इसका मतलब F जो होगा DE को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4:1 में। तो हमें बताना है AFCR कोलिनियर, तो हमें बताना है AFCR कोलिनियर। ठीक है। तो कैसे किया तुम लोगों ने, बताओ, जिन्होंने भी किया है, 2-3 लोग जो थे। सर पहले वो एफ वेक्टर निकाला, फिर एफ सी वेक्टर निकाला, फिर उन दोनों को लीनियर फॉर्म में शो किया, फिर वो हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे देख लो, पहले पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हम बात करेंगे। ए बी वेक्टर हमें दिया हुआ है पी वेक्टर। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम जीरो वेक्टर ले लेते हैं, इसको ओरिजिन ले लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, इसको जीरो वेक्टर ले लिया, फिर उसके बाद इसको क्या ले लेंगे, पी वेक्टर, क्योंकि ए बी वेक्टर हमें पी वेक्टर गिवन है, तो इसका पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर आ जाएगा। अब बी सी वेक्टर हमें गिवन है क्यू वेक्टर, तो ये बी सी वेक्टर अगर क्यू वेक्टर गिवन है तो ये किसके इक्वल रहेगा, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। तो इसका मतलब ओसी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर आ जाएगा, मींस सी का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। तो ऊपर का दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है। तो इसका पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद एडी वेक्टर या डीए वेक्टर है वो, डीए वेक्टर है। डीए वेक्टर हमें क्या गिवन है, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, तो एडी वेक्टर क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी, का मतलब इसका पोजीशन वेक्टर क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर आ जाएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर्स क्लियर है कैसे आए इन सबके। एक तो हमने ओरिजिन ले लिया है, हमें ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड डी ए वेक्टर गिवन था, तो उसकी हेल्प से हमने पोजीशन वेक्टर्स निकाल लिया एक को ओरिजिन मानते हुए। इसमें किसी को कोई डाउट? सर। उसके बाद ये जो ई है BC का मिड पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर बाय 3, 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर बाय 3। अब उसके बाद f जो है DE को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4:1 में, तो इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे अब। तो f का पोजीशन वेक्टर मान लो f वेक्टर है। ठीक है, तो f वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, 4 इंटू दिस, तो ये 4/3 इंटू 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर बाय 3, और 3 तो ले लिया बाहर में, है ना, प्लस 1 इंटू q वेक्टर माइनस p वेक्टर अपॉन 5, ये आ जाएगा f का पोजीशन वेक्टर।
अब एफ का पोजीशन वेक्टर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे तो ये 8/3 माइनस 1 पी वेक्टर का कोएफिशिएंट आ रहा है 8/3 माइनस 1 इंटू पी वेक्टर प्लस 4/3 इंटू क्यू वेक्टर अपॉन में 5। ठीक है, ये आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये 5/3 आ जाएगा, ये 4/3 आ रहा है। सर वहाँ पे +1 भी आएगा ना। हाँ, यहाँ पे भी 4/3 प्लस 1 सही है। और कुछ तो गड़बड़ नहीं ना, यहाँ पे 4:this, और ये मिड पॉइंट है ना, तो 2 है। कहाँ 3 लिख रहा हूँ मैं इसको, 2 है। यहाँ पे भी ये 2 है, मिड पॉइंट था ना, तो इन दोनों का एडिशन अपॉन 2, तो यहाँ पे 2 बचा रहेगा। नीचे में तो 5 है ही है, तो यहाँ पे ये 2 दिया, तो ऊपर में कितना आ रहा है, ये 4p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर प्लस q वेक्टर माइनस p वेक्टर अपॉन 5। तो यहाँ पे यह आने वाला है 3/5 इंटू p वेक्टर प्लस q वेक्टर। ठीक है, 3/5 इंटू p वेक्टर प्लस q वेक्टर। अब यहाँ पे AF वेक्टर हम निकाल सकते हैं, F का पोजीशन वेक्टर मिल गया, तो AF वेक्टर कितना आ जाएगा, F का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, तो 3/5 टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। एंड वो C का पोजीशन वेक्टर हमें पता है, तो वहां से CF वेक्टर आ जाएगा। तो CF वेक्टर कितना आ जाएगा, तो P प्लस Q माइनस F का पोजीशन वेक्टर, तो वो 2/5 टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो AF अपॉन CF कितना आ रहा है, 3/2। दैट इज AF वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 इंटू CF वेक्टर। तो एक को हम दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। Therefore ये AF एंड CF कैसे आपस में पैरेलल है, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, AFC आर कोलिनियर। क्लियर है क्या, ये प्रूफ क्लियर है इसका? हाँ सर। लिखो। यस सर हाँ, सर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऑप्शन में गिवन रहेगा। ये क्या पूछ रहे हो तुम भी, ऑप्शन में वो गिवन रहेगा AFC कैसा है, तो AFC कोलिनियर है, बस। ठीक है, वो सब गिवन रहेगा और पूछा जाएगा AFC के बारे में, तो AFC यहाँ पे कोलिनियर है। हो गया। नो सर। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। सवाल तो किसी ने किया नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, इतनी जल्दी ढेर हो गए हो, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। खाली फोकट चिल्लाते रहते, इसका पढ़ाया हुआ है नहीं समझ में आया, फिर से पढ़ा दो, एंड ये पढ़ा दो। और मैं भी सोचता हूँ कि पढ़ रहे, नहीं आया होगा और मैं भी पढ़ाने लग गया, बोल दे रहा तो बाद में रिवीजन कर लेंगे उसकी, बोल रहा हूँ मैं भी। कोड तो तुम्हारे में दिख रहा है वो क्लियरली, पढ़ते ही नहीं हो।
कहाँ 10 घंटे की मैं बातें कर रहा था, इसमें से पता नहीं कौन ही पढ़ रहा होगा। Done, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, 3D में, लेकिन अब एक्स वाई जेड के टर्म्स में। ठीक है, एक्स वाई जेड के टर्म्स में हम डील करते हैं। अब ये जो भी चीजें हमने देखी है उसको, तो यहाँ पे ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है हमारा वाई एक्सिस, या तो ये रहा 3D में इसी तरीके से दिखाया जाएगा एक्स वाई जेड को। एक ये डॉटेड है, मतलब इसके परपेंडिकुलर इस प्लेन के, इस तरीके से डॉटेड लाइन है मीन्स। तो यहाँ पे इसको एक्स ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये यहाँ पे जेड एक्सिस। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस आ जाएगा। अब ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है, यहाँ से जो एक सिस्टम बनती है उसको ऑक्टाहाइड्रल सिस्टम कहते हैं। ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टा मतलब कितना होता है? 8 8। तो इसको ऑक्टाहाइड्रल सिस्टम कहते हैं। रीजन है इसके पीछे, जब भी हम कोई एक्स वाई जेड एक्सिस की सिस्टम लेंगे तो वो पूरे स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करती है। पूरे स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करती है, इसकी वजह से उसको बोला जाता है ऑक्टाहाइड्रल सिस्टम। तो क्या ये इमेजिन कर पाओगे क्या तुम लोग कैसे 8 पार्ट में डिवाइड करती है? सोचो तो। सर। जैसे यहाँ पे ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? ये 4 4 वाला एक, ये वाला एक, ये वाला एक एंड ये वाला एक, ठीक है। वैसे ही ये जो सिस्टम होती है पूरे स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करती है, Cubes में और divide इसको कहते हैं हम ऑक्टाहाइड्रल सिस्टम। तो कितने लोग इमेजिन कर पा रहे हैं ऑक्टाहाइड्रल सिस्टम? कर ले रहे हो? बाकी के लोग नहीं कर पा रहे क्या? चलो देख लो, यहाँ पे मान लो कि ये लिया है हमने, ठीक है, ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल से भी हम बना सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाला एक्सिस मान लो, ये ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में जो एक्सिस आ रहा है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस एंड ये वाला एक्सिस जेड एक्सिस ले लेंगे। तो ये और ये ओरिजिन, यहाँ पे इस कोने में जो दिख रहा है वो ओरिजिन है मान लो, ठीक है। केमिस्ट्री में हो गया था क्या? अच्छा ठीक है, फिर मैं इतना क्यों लोड ले रहा हूँ, Solid state में। बस। तो ऑक्टाहाइड्रल सिस्टम कहते हैं उसको। तो बाकी के लोग क्या गधे हैं क्या? 22 लोग बोल रहे हैं कि आता है। हो गया ना केमिस्ट्री में अब? हाँ सर। बस। यस सर। तो ये है हमारी ऑक्टाहाइड्रल सिस्टम, क्योंकि ये पूरे स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। और इसमें मान लो हमने कोई पॉइंट ले लिया स्पेस में कोई पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट से एक्स वाई जेड। P is the point in the space जिसके कोऑर्डिनेट से x, y, z। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग?
ओपी वेक्टर कैसे मिलेगा? xi cap plus yj cap plus zk cap. x माइनस 0 इंटू आई कैप, p का x कोऑर्डिनेट माइनस ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप, ठीक है। फिर उसके बाद y माइनस 0 इंटू जे कैप प्लस z माइनस 0 इंटू के कैप, दैट इज उसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो है xi कैप, yj कैप एंड zk कैप। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर के फॉर्म में, उसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो उसके पोजीशन वेक्टर को उसके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये P इज एनी पॉइंट इन द स्पेस, तो P का पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे, ये xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। क्लियर है? तो Yes, sir. इसी से अगर मान लो स्पेस में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, तो ये बताओ ए बी वेक्टर क्या आएगा? ए बी वेक्टर क्या आएगा? सोच समझ के बताओ। x2 minus x1 I cap plus y2 x2 minus माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, ये आएगा क्योंकि b का पोजीशन वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर यही रहता है हमारा ए बी वेक्टर, और b का पोजीशन वेक्टर क्या है? h2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, एंड a का क्या रहेगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बचता क्या है? तो जब माइनस करेंगे तो आई कैप के कोएफिशिएंट को ही आपस में माइनस कर देना, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाएगा? ए बी लेंथ, है कि नहीं? अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो वही हमारी ए बी लेंथ हो जाएगी ना, है? हाँ सर। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमें मिल जाएगा। तो जो ए बी के बीच का डिस्टेंस है 1 y1 z1, b है x2 y2 z2, तो वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. yes sir. लिख लो इनको जल्दी। फिर उसके बाद ये सब हो गया। अब ये बताओ एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके कौन से कोऑर्डिनेट जीरो रहेंगे? yk और zk.
ऑन एक्स एक्सिस क्या क्या जीरो रहेगा, y इज Y इक्वल टू and Z. 0 एंड z इज इक्वल टू 0। मतलब अगर ये वाला पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट एंड उसका z कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। यहाँ पे P पॉइंट है हमारा x y z, पहले वो लाई कर रहा है ऑन द एक्स एक्सिस। अगर वो लाई करता है मान लो y एक्सिस तो क्या क्या जीरो होगा, x X एंड and Z. z, एंड अगर वो लाई करता है z एक्सिस तो उसके ऊपर लाई करता है तो x 0 y 0। फिर नेक्स्ट ऑन एक्स एक्सिस ये, ऑन वाई एक्सिस ये और ऑन जेड एक्सिस ये आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में क्या रहेगा बोलो, Z0 जेड 0 रहेगा, उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। फिर उसके बाद ऑन एक्स जेड प्लेन Y0. y0 एंड ऑन जेड वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन X0. x 0। ये पॉइंट्स क्लियर है। yes sir अगर ये कोई पॉइंट P है स्पेस में और वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर तो एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे, y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो x एंड z 0 रहेंगे और z के ऊपर लाई कर रहा है तो xy 0। लेकिन अगर वो इस प्लेन में लाई कर रहा है xy प्लेन, ठीक है, तो वहां पे तो z कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, एंड xz प्लेन में लाई कर रहा है तो y 0 एंड zy प्लेन में लाई कर रहा है तो x 0। हो गया। Yes, sir. फिर नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला भी देख लेते हैं कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, वेक्टर के टर्म्स में तो देख ही चुके हैं। अब दो पॉइंट है डायग्राम में, ए और ये उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है ए बी। और ये जो सी पॉइंट है इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली m/n में, ठीक है। ये जो सी पॉइंट है उसको इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है। तो इस सी का जो x कोऑर्डिनेट आएगा जैसे हम 2D में करते थे सेम वैसे ही है, m इंटू h2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n एंड z कोऑर्डिनेट m इंटू z2, इसमें बस एक z एक्स्ट्रा आ जाएगा। हम 2D में यही करते थे, एक्स एंड वाई निकालते थे इस तरीके से, लेकिन अब यहाँ पे z कोऑर्डिनेट तो वो भी उसी तरीके से आएगा, m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 अपॉन m प्लस n। तो ये हो गया इंटरनल डिवीजन के लिए रिजल्ट। तो ए बी लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट उसके उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बोला गया है कि सी जो है ए बी को डिवाइड करता है इंटरनली m/n में, तो सी के कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से आएंगे। और ये सेक्शन फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, ठीक है। फिर
अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये है यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 यानी ये x y z, ठीक है। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसमें, m/n में, तो यहाँ पे जो x आएगा वो कितना, m into x1 सॉरी m into x2 माइनस n into x1 अपॉन m माइनस n, y जो आएगा m into y2 माइनस n into y1 अपॉन m माइनस n, एंड जो z आएगा वो रहेगा हमारा m into y2 माइनस n into y1 अपॉन m माइनस n। सर जेड में जेड होगा ना, हाँ जेड में एम जेड टू Z माइनस z में क्या होगा, वाई में वो होगा ना, फॉर्मूला y, समझा नहीं आपने क्या कह रहे फॉर्मूला हो। y, आपने Z is फॉर्मूला plus y का लिखा है। n Z1 upon m minus n. अच्छा z वो, ठीक है। तो ये है सेक्शन फॉर्मूले हमारे, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 and z1 plus z2 by 2 उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो हमने स्पेशल पॉइंट्स के जो क्वेश्चंस देखे थे वो सारे के सारे यहाँ पे बन जाएंगे। जैसे 2D में हमने जो देखे थे ना कि सेंट्रॉइड होता है, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, पहले तो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और डी आगे वाले साइड का मिड पॉइंट होता है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। फिर बहुत जितने क्वेश्चंस वहां पे थे उतने ही क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, एज इट इज आ जाएंगे, बस क्या रहेगा इसमें एक z कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। तो देखो इसको जल्दी, इसके क्वेश्चंस करते हैं अब। हो गए। चलो देखो अब क्वेश्चन, show that show that show that points 0, 7, 10 -166 and -4, 9, 6 0, 7, 10 -166 4 -4, 9, 6 form a right angle isosceles triangle, form a right angle isosceles triangle, form a right angle isosceles triangle।
form right angle isosceles triangle. हो गया? राइट Yes, sir. एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं वो दिखाना है। कितने लोगों का हो गया? आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूले के टर्म्स में डील करना है। उसको डिस्टेंसेस पहले निकाल लेंगे। मान लो ट्रायंगल का ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है और ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी लेंथ कितनी आएगी? रूट 18 1 और रूट 18। ए बी लेंथ निकालोगे तो रूट 18, बी सी लेंथ 9 9 रूट 18 रूट 18 एंड ए सी लेंथ 6. 6। रूट 36 हाँ वही 6 आ जाएगी। तो ये आ रहा है। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि दो साइड लेंथ सेम है, तो आइसोसेलेस तो है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस यहाँ पे वैलिड होना चाहिए, और वो देखो हो रहा है। यहाँ पे हम AC स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसके थ्रू। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। Find the ratio in which xy plane divides line joining points. Find the ratio in which xy plane divides line joining points 1 2 3, उसके बाद 2 3 6। line joining points 1 2 3 and 2 3 6। xy प्लेन इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमें बताना है। सोचो थोड़ा और बताओ।
स्ट्रेट लाइन कितने लोगों ने रिवाइज कर लिया है? ठीक है, बाकी के लोग भी जल्दी कर लो, आसान जाएगा ये External- टॉपिक बहुत। हाँ बोलो। एक्सटर्नली 1/2 रेशियो में। हाँ, एक्सटर्नली 1/2 सेम ही क्वेश्चन है कि नहीं है? हमने वहां पे भी स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन देखा इस तरीके का, मतलब वहां पे एक्स वाई प्लेन नहीं था, वहां पे एक लाइन थी, एक लाइन है जो ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही, लेकिन यहाँ पे है एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन देने के पीछे का रीजन क्या है? Z is equal to क्या 0. जीरो होता है? जेड जीरो z जीरो होता है। एक्स वाई प्लेन के ऊपर z कोऑर्डिनेट जीरो रहता है, तो मान लो ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, और इसको कट करता हुआ एक प्लेन है, लाइन नहीं है, ठीक है, एक इस तरीके का कुछ प्लेन रहेगा, ये मान लो ये प्लेन है और ये इसको कट कर रहा है, ठीक, और ये प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन है, ये प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन है, और इसको 2D में दिखाना है, अगर तुम उधर से देख रहे होंगे तो तुम्हें एक लाइन की तरह ही दिख रहा होगा ना ये, तो 2D में दिखाना है तो उसको एक लाइन की तरह ही ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो इस तरीके का एक प्लेन है, ठीक है, और 2D में उधर वाले तरफ से उधर साइड से देख रहे होंगे तो तुम्हें एक लाइन की तरह दिख रहा होगा, वो रेफरेंस फ्रेम की बात होती है, उधर से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें इस तरीके की चीज दिखेगी, फेस दिखेगा पूरा, लेकिन अगर इधर से देखोगे तो एक लाइन दिख रही है, तो ये लाइन नहीं है, प्लेन है एक्चुअल में, बस देखने का ये है। अब इसके ऊपर ये जो पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये है 1:2:3, ये है 2:3:6, और ये जो पॉइंट है मान लो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? λ:1 में, और इसका z कोऑर्डिनेट क्या है? ये एक्स वाई प्लेन है 0 तो इसका z कोऑर्डिनेट 0 है, तो बस हम z ही निकालेंगे, हम बस z कोऑर्डिनेट से अपना मतलब रखेंगे, और z कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा? मान लो इसके कोऑर्डिनेट से x y z अभी ले लेते, तो z आ जाएगा λ×2, 2λ प्लस 1×3, 6 ना. अच्छा 6 λ×6 प्लस 3 अपॉन λ+1 इज इक्वल टू 0, और रीजन क्या है इज इक्वल टू 0 होने का? बिकॉज इट लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाई करता था, इसकी वजह से z 0, तो λ इज इक्वल टू -1/2। अब ये -1/2 आने के पीछे का रीजन, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? Externally divide कर एक्सटर्नल रहा है. डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन को ये कर रहा है वो, इसका मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो AB को? एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2, ये लिख लेना, XY plane divides AB externally in the ratio 1:2. Externally in the ratio 1:2. कुछ भोली भटकी जनता आ रही है, जब क्लास खत्म होने आधे घंटा बाकी है तब आ रही है, ठीक है, अटेंडेंस लगाना इतना जरूरी नहीं है, नहीं भी आओगे तो भी चलेगा, पहली क्लास की अटेंडेंस वैसे भी नहीं लगती है, कोई लेता नहीं है, बता देता हूँ, तो अगर मान लो अटेंडेंस के चक्कर में आ रहे हो तो ठीक है, मत आओ, पहली क्लास की नहीं लगती अटेंडेंस। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? No, sir. नहीं ना, देखो कितना सोच रहा हूँ मैं, बता भी रहा हूँ कि पहले लेक्चर की अटेंडेंस पता भी चल गया होगा, इतने दिनों से तुम इतने बेवकूफ भी नहीं हो, बस तुम्हारी वो होशियारी सही जगह नहीं लगाते हो ऐसे चीजों में, तो सही ऐड आती है उसकी,
ड्रीम 11 वाले की, धोनी की एडवर्टाइज देखी होगी ना तुम लोगों ने। हाँ सर। सही जगह लगाओ अपना दिमाग। कितने लोगों ने देखी हो एडवर्टाइज? एक बच्चा, ओ ठीक है, कौन ठीक है। सी सर? ओ कौन सी सर, नहीं आते क्या? बोलता नहीं क्या धोनी वहां पे आके वो दिमाग लगा रहा होता है, पता नहीं कौन सी जगह पे, बोलता है अपना दिमाग सही जगह लगाओ, ड्रीम 11 पे टीम बनाओ और पैसे कमाओ। हाँ हाँ। खेलो दिमाग से। अब ऐसे ही यहाँ पे दिमाग सही जगह लगाओ, इधर लगाओ, वेक्टर 3D में लगाओ, पीसीएम में लगाओ, और इनाम में क्या पाओ? इनाम में रिजल्ट पाओ, है कि नहीं? भाई तुम्हें तो इंस्टेंट पैसे चाहिए, तो तुम ड्रीम 11 पे टीम तो बनाते ही होंगे, या नहीं बनाते हो? नहीं बनाते सर। अबे ये येलो नहीं है, ये दिख रहा होगा येलो, ये ग्रीन है। येलो पहना है। तो वैसे येलो की बात कहाँ से आ गई? बातें कुछ और चल रही है, येलो कहाँ से आ गया बीच में? अच्छा धोनी, नहीं फैन तो है धोनी के, ऐसा नहीं है कि नहीं है, भले वो रन नहीं बना रहा है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखो, उसके डिसीजन, मतलब डिसीजन की वजह से सीएसके जीत रहा है। उसने रन थोड़ी बनाया अभी इसमें, जो 2-3 आईपीएल हो रहे हैं उसमें नहीं बनाए रन, इसमें भी नहीं बना रहा, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, डिसीजन जो लेता है वहां पे ग्राउंड पे, इसी वजह से तो फेमस है। पहले भी स्टार्टिंग में तो चलो रन बनाता था धोनी, लेकिन बाद बाद में नहीं बना पा रहा था, लेकिन तब भी इंडिया जीत रही थी। प्रेशर में बस वो देखना, कभी धोनी को देखना प्रेशर में कैसे हैंडल करता है सिचुएशन में। the next question. हाँ Question. क्वेश्चन अगला चाहिए क्या? मैं तो समझा रहा था कुछ दिमाग लगाओ, यहाँ पे तो लगाओगे, इधर ही लगाओगे ना। तुम लोग तो फैल जाते हो तुरंत ही, थोड़ा सा प्रेशर आ जाते हैं फैल जाते हो। नहीं होगा अब अपने से, लग रहा होगा कुछ कुछ को तो नहीं होगा अब अपने से। देख लेना 1983 का वर्ल्ड कप देख लेना, इंडिया को तो कोई बोलता भी नहीं था कि इंडिया जीत पाएगा, लेकिन पता नहीं कहां से कहां इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आ गया। 2007 का T20 का वर्ल्ड कप देख लो, वनडे वाले में तो बुरी तरीके से हार गया था, बांग्लादेश ने हरा दिया था, तो कोई बोल भी नहीं रहा था कि इंडिया जीत पाएगा, लेकिन वो जीत गया इंडिया। बस एक डेडिकेशन होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए अंदर, भले ही हमने बहुत सारे फेलियर झेले होंगे, लेकिन अगर वो जज्बा अंदर रहेगा तो वो सक्सेस तो मिल ही जाएगा तुम लोगों को, आज नहीं तो कल मिलेगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया। Yes, sir. चलो नेक्स्ट। show that -1/2, 2, 0
is the circumcenter of triangle whose vertices are circumcenter of triangle whose vertices are this यहाँ पे and also find its orthocenter orthocenter मान लो अगर ये नहीं दिया हुआ रहता, हमें सर्कम सेंटर भी फाइंड आउट करना होता, तो कैसे निकालते सर्कम सेंटर? एच कॉमा के मानते दो इक्वेशन, दो वेरिएबल डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे 3D है, बोले हाँ, एक और तो यहाँ पे ले लेते x y z, ये सर्कम सेंटर। अगर सर्कम सेंटर है तो उसका तीनों वर्टाइसेस से डिस्टेंस कैसा रहेगा? इक्वल। इक्वल। तो OA इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, OA इक्वल टू OB करके x y z में एक रिलेशन मिलता, ठीक है। फिर उसके बाद OB इज इक्वल टू OC करके दूसरा रिलेशन मिलता, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? 3। हमें इक्वेशन कितने चाहिए होंगे? 3। यहाँ से एक मिलेगा, यहाँ से एक मिलेगा, और यहाँ से जो रिलेशन मिलेगा वो एक्स वाई जेड में कैसा होगा? लीनियर है कि नहीं? यहाँ से भी जो मिलेगा एक्स वाई जेड में लीनियर, एंड एक कहां से मिलेगा? OA इक्वल टू OC करने पे। तो यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से एक लीनियर सिस्टम बनेगी, इक्वेशंस की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो फिर उसके सॉल्यूशंस तुम डिटरमिनेंट के हेल्प से भी निकाल सकते हो, क्रैमर्स रूल के हेल्प से, या सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं हम, ये हटा देते हैं, प्रूव दैट वाला पार्ट हटाओ, फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, स्टार्टिंग वाला पार्ट हटाओ, फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are this and also find its orthocenter, ये क्वेश्चन है। अब निकालो। और उसके बाद एक और चीज, ये सब करने से पहले ये भी सोच लेना कि ये ट्रायंगल कैसा है, क्योंकि अगर ट्रायंगल हमें इक्विलैटरल मिल रहा है, या तो ट्रायंगल हमें अगर ये मिल रहा है, क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, तो बहुत आसान बन जाता है ये क्वेश्चन, फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले वो चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लेना ये ट्रायंगल कैसा, उसके लिए हमें बस लेंथ ही तो निकालनी पड़ेगी, AB BC एंड AC, वो निकाल लो। और अगर हम लेंथ के थ्रू वो इक्विलैटरल है या राइट एंगल है वो नहीं जान पा रहे, वो नहीं मिल रहा है मान लो वहां से, तो हम क्या करेंगे, फिर इस मेथड से जाएंगे, OA इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OC एंड OA इज इक्वल टू OC, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, और ये तीनों के तीनों इक्वेशंस x y z में लीनियर, तो वो क्रैमर्स रूल से हम x y z निकाल लेंगे। लेकिन अब ये बताओ ये ट्रायंगल है कैसा?
वो तो क्लियर हो गया ना ये कब लगाना है। अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आ रहा है तो फिर उस केस में हम इस मेथड से अप्रोच करके क्या निकालेंगे, सरकम सेंटर। एंड इसका सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा बताओ, सेंट्रॉइड इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड x1 कैसे plus निकलेगा, x2 plus x3 by x1 3. plus x2 plus x1 3 प्लस by x2 प्लस x3 आएगा। ये 2D नहीं है, ये 3D है, तो इसमें x3 आ जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 by 3। तो ये सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो इसको लिखवाने की जरूरत है क्या, नो सर. नहीं ना, No, sir. वहां पे वो। और ये जो होता है सरकम सेंटर, नहीं सॉरी सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड जो होता है सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2. OGH। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या हो जाता है वो तीनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे तो उसमें ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है तो जो सेंट्रॉइड होता है सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर को डिवाइड करता है 1:2 में। एंड अगर वो ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आ रहा है, तो उस केस में सेंट्रॉइड निकलेगा x1 plus x2 plus x3 by 3 से, y1 plus y2 plus y3 by 3 से, z1 plus z2 plus z3 by 3 से। तो उसके xyz कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। फिर सेंट्रॉइड सरकम सेंटर कहां से निकलेगा, यहां से। एंड ऑर्थो सेंटर कहां से निकालेंगे, यहां से। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें। लेकिन Yes, पहले sir. ये ट्रायंगल देख लो यहाँ पे ये कैसा है, Right ऐसे angle. चले राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ कितने लोगों को दिख गया ये हाँ। राइट एंगल ट्रायंगल है। लेंथ निकालो, ये जैसे AB लेंथ निकालोगे तो कितनी आ रही है, One. रूट टू 2. 1 minus 1 0, 1 minus 2 का स्क्वायर 1, 0 minus 1 का स्क्वायर 1, तो √2। फिर उसके बाद BC लेंथ 1 minus of -2 तो 3 का स्क्वायर 0 एंड ये 4, मतलब 9 plus 4 तो 13। एंड यहाँ पे AC लेंथ निकालेंगे तो 9, तो ये 10 आ जाए, 11 आ रहा है, 10 आ रहा है, हाँ 11 आ रहा है, 11। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड ये BC उसका क्या है, हाइपोटेनियस। Hypotenuse. तो सेंट्रॉइड क्या हो, उस केस में सरकम सेंटर क्या होगा, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। BC का midpoint. ये 1 2 1 C है, -2 2 -1 एंड A जो है 1 1 0। तो ये जो रहेगा हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट रहेगा एंड हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट कितना आ रहा है यहाँ पे, वो BC का मिड पॉइंट -2 + 1 तो -1/2, 2 + 2/2 तो 2, -1 + 1/2 तो 0। तो ये आ रहा है और A उस केस में क्या रहेगा, Ortho center. ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल था, इस वजह से बहुत इजीली हमें सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर मिल गए। लेकिन अगर नहीं रहता तो फिर वो थोड़ा लेंदी हो जाता, पहले हमें वो सेंट्रॉइड निकालना पड़ता, फिर सरकम सेंटर एंड देन उनकी हेल्प से ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये क्लियर है। Yes, sir. चलो जल्दी लिखो इसको। राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से ये ऐसा हुआ है।
चलो ठीक है, नेक्स्ट अब ये पॉइंट है, ठीक है, या 1 to 1, then find its distance from फर्स्ट पार्ट में x एक्सिस, सेकेंड में y एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, इन तीनों से इसका डिस्टेंस हमें चाहिए। तो क्या ये हुआ है क्या तुम्हारा केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में? नहीं सर। नहीं हुआ क्या? थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, ये प्लेन है और इसको मान लेते हैं ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये यहाँ पे उसका एक्स एक्सिस, ये वाला उसका वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस ले रहे हैं, और ये मान लो ये ओरिजिन है, ये वाला कॉर्नर मतलब ओरिजिन है, और यहाँ पे जेड एक्सिस है, ठीक है। या तो तुम अपने रूम के किसी कोने को पकड़ो तो तुम्हें वो एक्स वाई जेड का प्रॉपर एग्जांपल मिल जाएगा, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखना चाहोगे तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये ऊपर में इसके परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये स्पेस में पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2 एंड z कोऑर्डिनेट 1 है, और मान लेते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है और इधर निगेटिव है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है और इधर पीछे की तरफ निगेटिव y है, एंड ऊपर में पॉजिटिव z है, नीचे में निगेटिव z है, ठीक है। और ये पॉइंट है 1, 2, 1, मतलब पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा होगा स्पेस में, मतलब इस प्लेन के ऊपर, ठीक, यहाँ पे लाई कर रहा होगा। और ये कौन सा प्लेन है? यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है, XY. ठीक है। और इस एक्स वाई प्लेन से अगर हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? उसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा क्या? बोलो। मतलब अब ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, हम ये पॉइंट यहाँ पे स्पेस में मिल रहा है, तो यहाँ से चलते चलते नीचे आ गए एक्स वाई प्लेन में, तो उसका बस कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा अगर हम एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो? सिर्फ z कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो इसका मतलब ये 1, 2, 1 से हम एक्स वाई प्लेन पे आ गए, तो एक्स वाई प्लेन पे आ गए तो हमें कौन से पॉइंट्स मिलेंगे? जो पॉइंट मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? 1 to 0, है कि नहीं? तो मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट है और इसको नीचे लेके आ गए हम एक्स वाई प्लेन में, तो उसका बस z कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वो 1 से क्या हो जाएगा? 0, एंड x एंड y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस 1 होगा उसका। तो डिस्टेंस उसका 1 रहेगा, क्योंकि ये जो नीचे पॉइंट आ रहा है एक्स वाई प्लेन में उसके कोऑर्डिनेट से 1 to 0 और जो स्पेस में है उसके कोऑर्डिनेट से 1 to 1, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे तो 1 आ जाता है, और यही उसका डिस्टेंस कहलाता है, किससे? एक्स वाई प्लेन से, ठीक है। ये क्लियर है क्या लास्ट वाला? पहले एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और अगर हमें बोला जाता है इसका डिस्टेंस निकालो एक्स जेड प्लेन से, एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस निकालो तो कितना आता? 2. 2। एंड अगर बोला जाता वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस निकालो तो 1। 1. तो प्लेन से One. डिस्टेंस क्लियर है, कैसे निकाला जाएगा? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही होंगे, जैसे एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस तो जेड कोऑर्डिनेट उसका डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि रीजन हमें पता चल गया, ये स्पेस में कोई पॉइंट है और ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव जेड एक्सिस ही है ना, तो उसी के अलावा हम नीचे मूव करते हुए एक्स वाई प्लेन पे आ जाएंगे, या उसी को बोलेंगे एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे लेके आ गए, एक्स वाई प्लेन में क्या रहता है? जेड कोऑर्डिनेट 0 रहता है, एंड एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर या जेड एक्सिस के पैरेलली हम जा रहे हैं नीचे, तो वहां पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद एक्स एक्सिस से डिस्टेंस,
√5 सही है। कितने लोगों का आ रहा है ये? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे 1 to 1, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस x एक्सिस से हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे x एक्सिस है, ये वाला दिख रहा है ना, इस तरीके से थोड़ा टिल्ट करके दिखा रहा हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे स्पेस में कोई पॉइंट है। तो हम इसी पॉइंट को मतलब z एक्सिस के अलावा मूव करके xy प्लेन में आ गए। तो xy प्लेन में आने के बाद जो पॉइंट हमें मिल रहा था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 1 to 0, मतलब ये यहाँ पे 1 to 1, यहाँ पे 1 to 0, और हमें x y से डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से इसको मूव करके नीचे लेके आ गए, ये वाला डिस्टेंस 1 है। एंड ये वाला डिस्टेंस कितना है उसका? ये जो 1 to 1 वाला 1 to 0 वाला पॉइंट है, उसका x एक्सिस से डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो वो डिस्टेंस आ जाता है कितना? 2 2 है ना। ये 1 to 0 वाला पॉइंट xy प्लेन में मिला है हमें, और ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस से उसका डिस्टेंस जो है वो आ जाता है 2, और ये डिस्टेंस है 1, और हमें एक्चुअल में ये डिस्टेंस चाहिए था x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस। पाइथागोरस तो पाइथागोरस लगा देंगे इस ट्रायंगल में। तो पाइथागोरस लगा देंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर? इमेजिन कर पा रहे हो ना ये? yes sir सच बात, इमेजिन कर पा रहे हो ना? हाँ सर। कितने लोगों को दिख गया वो सब? मतलब तुम रूम में बैठे हुए हो, उसी रूम में मान लेना 1 to 1 वाला पॉइंट है, उसको नीचे लेके आ जाओ। ये तुम्हारा जो फ्लोर था वो xy प्लेन है, तो जब नीचे लेके आ जाओगे तो y z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x एंड y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अब x एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे तो वो 2, फिर ये वाला डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस 1, और हमें क्या चाहिए था? उस पॉइंट का, ये जो वाइट पॉइंट था इसका x एक्सिस से डिस्टेंस। तो पाइथागोरस लगा देंगे तो जो डिस्टेंस आएगा, तो फाइनली याद रखना फॉर्मूला आता है इसके लिए, x एक्सिस से जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है √y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है एंड इस पॉइंट का जो z कोऑर्डिनेट है, उन दोनों के स्क्वायर का सम अंडर रूट के अंदर में। फिर y एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगा वो रहेगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, एंड xy प्लेन से जो डिस्टेंस आएगा उसका z कोऑर्डिनेट। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे? √5। ये कितना आ रहा है? √2 √2। और ये कितना आ रहा है? 1। तो ये फॉर्मूले तुम लोगों को पता लग गया? no sir नो सर पता चल गया ना? तो x एक्सिस से डिस्टेंस किसी पॉइंट का जो स्पेस में है √x स्क्वायर प्लस √y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, y एक्सिस से डिस्टेंस √x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, एंड xy प्लेन से डिस्टेंस z। ऐसे ही अगर yz प्लेन से डिस्टेंस बोला जाता तो उसका x कोऑर्डिनेट मॉड ले लेना, क्योंकि डिस्टेंस है ना। अगर मान लो कभी कभी z कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा तो उसका मॉड वो डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है? ये हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट? अब no sir हाँ, याद करने की भी जरूरत नहीं, फॉर्मूला विजुअलाइज तो कर ही पाओगे। और वेक्टर 3D क्या है? विजुअलाइजेशन ही है। 3D में सोचना है। अभी तक हम 2D में सोचते थे, वो एक प्लेन पे हम दिखा सकते थे उसको, लेकिन 3D को 2D में दिखाना मुश्किल रहता है। फिर उसको किसी एक रेफरेंस पॉइंट से दिखाना होता है। इधर वाले साइड से देख रहे तो वो लाइन की तरह दिखता है। जैसे अभी हमने एक देखा था ना, प्लेन कट कर रहा है, तो 2D में दिखाना होता तो वो एक लाइन की तरह दिख रहा था, क्योंकि तुम उधर से देख रहे थे। तो इस तरीके की डायग्राम फिर 2D में बनानी पड़ती है 3D की।
बाद में बाकी पूरा विजुअलाइज अगर करोगे तो तुम्हें दिख भी जाएगा 3D में, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो इसमें। और हाँ, ये जो डायग्राम होती है क्यूबॉइड वगैरह, उसमें कितने डायगोनल्स होते हैं बताओ, कितने डायगोनल्स सॉलिड स्टेट में 6 हुआ होगा तुम लोगों का? 6 face diagonal, 4 body diagonal. कितने फेस डायगोनल? 6. 12 फेस 12 डायगोनल होते हैं बेटा। क्यूबॉइड जो होता है उसमें 12 फेसेस होते हैं, ठीक है। 12 स्क्वायर फेसेस होते हैं, तो हर एक फेस के 2 डायगोनल, तो 12 फेस डायगोनल होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो जो तुम्हारी रूम है उसी को एक क्यूबॉइड पकड़ लेना तुम लोग। वैसे केमिस्ट्री में अच्छे से बताया ही होगा सॉलिड स्टेट में, या नहीं? यस सर। Yes, हो sir. गया ना, अच्छे से हुआ होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट बिना उसके होता ही नहीं है। उसमें तो हेक्सागन वगैरह पता नहीं क्या क्या और चीजें बताई होगी। हम तो बस क्यूबॉइड के बारे में देखने वाले हैं। क्यूबॉइड, पैरेललोपिपेड एंड टेट्राहेड्रन, ये 2-4 डायग्राम से जो हमें देखनी है। तो वो होती कैसे क्यूबॉइड के लिए, तो अपने रूम को ही पकड़ लेना क्यूबॉइड। तो उधर वाले नीचे वाले कोने से इधर ऊपर वाले कोने तक आएंगे तो वो कहलाता है बॉडी डायगोनल। लेकिन अगर हम फेस की बात करते हैं, फेस की बात करते हैं तो वो हो जाते हैं फेस डायगोनल्स। 2 डायगोनल आते हैं फेस, और 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। और इसकी डायग्राम अगर हम यहाँ पे बनाने जाएंगे तो डायग्राम, अच्छा यूट्यूब पर वीडियो दिखाई थी तो बहुत बढ़िया, फिर उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। तब भी तुम लोगों को नहीं आ रहा है क्या होता है फेस डायगोनल, एक बोल रहा है 6 होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये है क्यूबॉइड, ठीक है। तो इनको नाम दे देते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक। तो एक क्यूबॉइड की डायग्राम बन गई है। और इसमें टोटल कितने फेसेस दिख रहे हैं? 12। ये वाला एक फेस, इधर वाला एक फेस, इधर वाला एक फेस, ये ऊपर वाला, वो पीछे वाला, नीचे वाला, से टोटल सॉरी 12 नहीं 6 फेसेस है, 6। और उसके 12 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। बॉडी की फेस डायगोनल्स होते हैं। ये जो फेस है मान लो उसका ये वाला डायगोनल, ये फेस डायगोनल कहलाता है। इस फेस का ये जो नीचे वाला जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है उसका ये फेस डायगोनल हो जाता है। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट जेड एक्सिस के, उनको अगर ज्वाइन करता हुआ एक डायगोनल आ रहा है तो वो कहलाता है बॉडी डायगोनल, ठीक है। ये जेड एक्सिस के ऊपर का पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको ज्वाइन करो तो ये बॉडी डायगोनल। ये वाला पॉइंट और ये वाई जेड प्लेन का पॉइंट, इनको ज्वाइन करोगे तो वो आ जाता है बॉडी डायगोनल। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको ज्वाइन करोगे तो ये बॉडी डायगोनल। और ये वाला पॉइंट, ये जो स्पेस वाला पॉइंट है ओरिजिन, उनको ज्वाइन करोगे तो एक बॉडी डायगोनल आ जाता है। और मान लो अगर क्यूबॉइड की लेंथ ए है तो फेस डायगोनल की लेंथ कितनी रहती है? √2। क्यूबॉइड की साइड लेंथ ए है तो फेस डायगोनल की लेंथ रहती है √2a। लेकिन बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी रहेगी? √3a रहेगी ना? हाँ सर। √3a उसकी लेंथ रहेगी, लेकिन ये क्यूबॉइड की, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए ये बता रहा था मैं। तो लिखो क्वेश्चन।
और हाँ, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर देने होंगे, मान लो ये ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और साइड लेंथ ए है और ये क्यूबॉइड है, तो ए 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बताओ इस पॉइंट के, इसके कोऑर्डिनेट्स A 0. ये ए बी सी डी ई एफ जी नाम दे दिया हमने। तो ये एक्स वाई प्लेन में पॉइंट है, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर, तो 0 A 0। अब ये बी एक्स वाई प्लेन में है तो इसका जेड कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, लेकिन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, A. पर हाँ मैं क्यूब बोल रहा हूँ बार बार, ये क्यूब है सॉरी, क्योंकि सारे साइड लेंथ हम सेम ले रहे हैं ना। पर वैसे क्यूब को क्यूबॉइड भी कह ही सकते हैं ना, क्योंकि क्यूबॉइड में ही अगर सारे साइड लेंथ सेम हो जाते तो उसको एक क्यूब नाम आ जाता है। एक्चुअल में देखा क्यूब बोलेंगे क्योंकि सारे साइड लेंथ सेम ले रहे हैं। ऐसे स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, वैसे ही हुआ यहाँ पे, क्यूब है लेकिन मैं उसको क्यूबॉइड बोल रहा था, बोलना कोई गलत नहीं था, लेकिन एक और नाम है उसका क्यूब। तो इसके कोऑर्डिनेट्स a 0, फिर उसके बाद इस d के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या आएंगे, पहले e के कोऑर्डिनेट्स 0 0 a, d के कोऑर्डिनेट्स 0 A. 0 a a, f के कोऑर्डिनेट्स xz प्लेन में है A 0 A 0 a, और g के कोऑर्डिनेट्स A A A ठीक है, g के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a। इस तरीके से इसके सारे वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम वैसे बना सकते हो तुम लोग, बना लो। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। और ये हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस लेके चल रहे हैं, इसकी वजह से ये सारे पॉजिटिव आए हैं। और अगर हम निगेटिव वाई की तरफ जाते हैं तो फिर ये कोऑर्डिनेट हमें -a के साथ लिखना पड़ता है, क्योंकि साइड लेंथ a है, लेकिन अगर निगेटिव वाई में जा रहे हैं तो वो -a के साथ आएगा कोऑर्डिनेट। चलो, जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। टू डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस, और ये डायगोनली बोलने का मतलब यहाँ से वो बॉडी डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, क्यूबॉइड में अगर बोला जा रहा है डायगोनली तो वो बॉडी डायगोनल है। टू डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ क्यूबॉइड, टू diagonally opposite vertices of cuboid are cuboid नहीं cube, two diagonally opposite vertices of cube are 1 1 3 and 2 3 6, 1 1 3 and 2 3 6. Then find remaining vertices. Then find remaining vertices. Then find remaining vertices. Then find remaining vertices. तो ये बताओ, सिर्फ एक बॉडी डायगोनल हमें गिवन है, तो इसके रेफरेंस में देखा जाए तो कितने क्यूब्स बन सकते हैं? एक। कितने क्यूब्स?
वो भी सोचो और बताना कल इसके बारे में, ठीक है? बहुत समझ के आंसर देना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही था। और नेक्स्ट लेक्चर में ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड वो खत्म हो ही जाएगा एंड हम डॉट प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएंगे। उसके पहले लेकिन डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ये जान लेंगे एंड देन फिर शुरू होगा प्रोडक्ट का सिलसिला। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट मतलब फिर वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है? और वो हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, वो सारे वेक्टर्स वगैरह का प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद सिर्फ बचता है हमारे सामने 3D। तो उसमें लाइन एंड प्लेन, ये दो चीजें हम देखेंगे, ठीक है? तो 20 तारीख तक हमारा ये टॉपिक इजीली खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हो जाएगा सिलेबस खत्म अपना। फिर वो कितना इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन छोटा है बहुत, 5-6 लेक्चर का है बस, मतलब इस वीक इस मंथ में वो भी खत्म हो जाएगा एंड हम बढ़ जाएंगे डिफाइनेट के ऊपर। तो डिफाइनेट 10-12 लेक्चर का है, तो वो भी मिड नवंबर तक चलेगा एंड देन कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा नवंबर एंड तक सिलेबस, ठीक सर है? डिफरेंशियल वो भी छोटा सा टॉपिक है, वो भी देख लेंगे, वो भी छोटा ही है, ज्यादा कुछ नहीं उसमें। ठीक है, इतना ही आज के लिए।